कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान और खतरनाक बीहड़ इलाके से, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। इसी बीहड़ इलाके में एक लड़की अपनी कार लेकर सफर पर निकलती है, लेकिन उसे क्या पता कि यह सफर उसकी जिंदगी को मौत और तड़प के बीच लाकर खड़ा कर देगी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सुनसान बीहड़ इलाके में एक गाड़ी को रफ्तार से आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मैलरी नाम की लड़की है। दरअसल एक हफ्ते बाद उसकी शादी है। शादी की रिहर्सल के लिए वह डेनवर जा रही है, पर उसे देखकर लगता है जैसे उसे अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। तभी उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। वो मैलरी से कहती है कि अब तक मैंने तुम्हारी शादी में आने के लिए टिकट बुक नहीं की है, क्योंकि जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम अपने फैसले से खुश हो, तब तक मैं अपने टिकट्स को बुक नहीं करूंगी। मैलरी कहती है कि मैं खुश हूँ, हालांकि उसकी आवाज़ से साफ साफ पता चलता है कि वह इस शादी से खुश नहीं है। वह फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और एक बार फिर से अपने सफ़र पर आगे चल पड़ती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और तभी उसे एक शॉर्टकट रास्ता दिखता है। वह जल्द से जल्द डेनवर पहुंचना चाहती है, इसीलिए वह अपनी गाड़ी को शॉर्टकट रास्ते पर मोड़ लेती है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वह इस सुनसान बीहड़ इलाके में अकेली फंस चुकी है। दूर दूर तक कोई नहीं होता। वह बोनट खोलकर इंजन को चेक करती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। ना ही उसके फ़ोन में सिग्नल है, यानी कि वह किसी को कॉल नहीं कर सकती। कुछ देर के बाद उसे प्यास लगती है। वह पीने के लिए केन खोलती है, जो कि फट जाता है। उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और जब वह अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तभी वहां पर क्रिश्चियन नाम का एक आदमी आ जाता है। मैलरी अपने आप को गाड़ी के पीछे छुपा लेती है। जल्दी से वह टॉप पहनकर सामने आती है। क्रिश्चियन उससे इस बीहड़ में रुकने की वजह पूछता है। वह बताती है कि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसके बाद क्रिश्चियन उसकी गाड़ी के इंजन को चेक करता है और बहुत कोशिश करने के बाद वह उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। यह देखकर मैलरी बहुत खुश हो जाती है। वो उसे पैसे देने की कोशिश करती है, पर क्रिश्चियन उससे पैसे नहीं लेता। अब मैलरी अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाती है और उसे एहसास होता है कि क्रिश्चियन ने उसकी मदद की है। उसे क्रिश्चियन को लिफ्ट देनी चाहिए। वह वापस गाड़ी ले जाकर क्रिश्चियन से कहती है कि मैं तुम्हें आगे तक छोड़ सकती हूँ। क्रिश्चियन उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। क्रिश्चियन को बातें करने की बहुत आदत होती है। वो मैलरी से कहता है कि हम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। दरअसल वह अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है, जो मैलरी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी वह उसकी बातों को टोलरेट कर रही होती है। पर हद तो तब हो जाती है जब वह मैलरी से सेक्सुअल टॉक करने लगता है। मैलरी को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी गाड़ी को रोकती है और क्रिश्चियन को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहती है, पर क्रिश्चियन का इरादा कुछ और ही है। वह चाकू निकाल लेता है और मैलरी से कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। चाकू को देखकर मैलरी डर जाती है और अब उसे ड्राइव करना पड़ता है। मैलरी को अब तक समझ में आ चुका है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी उसकी नज़र क्रिश्चियन की सीट बेल्ट पर जाती है। दरअसल उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती। मैलरी अब उसकी ज़िंदगी का खात्मा करना चाहती है। वो देखती है कि सामने एक मोड़ है। वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती है और मोड़ पर जो बैरियर लगे होते हैं, गाड़ी उससे टकरा देती है। पर गाड़ी बैरियर को तोड़कर आगे निकल जाती है। कुछ देर के बाद जब मैलरी की आंखें खुलती हैं, तो वह देखती है कि उसकी गाड़ी उल्टी है। वह अपनी सीट बेल्ट को खोलती है, पर उसका पैर सीट में फंसा हुआ होता है, जिसे निकालना इतना आसान नहीं है। तभी वह साइड मिरर से देखती है, जहां पर क्रिश्चियन जमीन पर लेटा हुआ होता है। दरअसल वह भी जख्मी है और जल्दी उसे होश आ जाएगा। उसे क्रिश्चियन का चाकू दिखता है। वह चाकू तक पहुंचने की कोशिश करती है और अब क्रिश्चियन को भी होश आ चुका है। उसकी हालत मैलरी से बेहतर है और अब मैलरी चाकू तक पहुंचकर उसे छुपा लेती है। क्रिश्चियन उठकर उसके पास आता है और देखता है कि उसका पैर सीट के अंदर फंसा हुआ है। वह उसकी मदद नहीं करता और कहता है कि तुम अपना पैर खुद ही निकाल लो, और वहां से चला जाता है। मैलरी मदद के लिए आवाज लगाती है, पर उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और अब धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रात गहराती है, ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। गाड़ी में मैलरी के कुछ कपड़े होते हैं, वह उन कपड़ों को पहन लेती है। पर अब जंगल में जानवर भी हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मैलरी अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को जलाती है, जिससे कि वहां से वह जंगली जानवर भाग जाते हैं। इसी तरह से मैलरी एक रात वहां पर गुजारने में कामयाब हो जाती है और अब अगली सुबह वह देखती है कि उसके पास खाने की कोई चीज़ नहीं है।
पीने के लिए थोड़ा सा पानी है और उसी पानी से उसे काम चलाना होगा। पूरा दिन इसी तरह से गुजर जाता है। एक बार फिर से रात हो जाती है, जिस वजह से ठंड भी बढ़ना शुरू हो गई है। पर मैलरी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसी जख्मी हालत में गाड़ी के अंदर उसे एक और रात गुजारनी पड़ती है और अब मैलरी की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अगली सुबह एक बार फिर से वहां पर क्रिश्चियन आता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। वह कहता है कि यह किस्मत है कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ हैं। उसके पास खाने पीने का सामान भी होता है, जो वह मैलरी के सामने बैठकर खाता है, पर मैलरी को कुछ नहीं देता। दरअसल मैलरी को तकलीफ में देखकर उसे बहुत खुशी हो रही होती है और अब वह वहां से जाने लगता है। मैलरी उससे कहती है कि मेरी मदद करो। वो चीखती चिल्लाती रहती है, पर क्रिश्चियन उसकी एक बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। एक बार फिर से रात होती है। मैलरी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि गाड़ी में उसे लाइटर मिल जाता है, जिस लाइटर से वह कुछ चीजों को जलाकर वहां पर थोड़ी सी गर्माहट पैदा करती है, जिस वजह से उसे नींद आ जाती है। पर तभी उसे रात को एहसास होता है कि उसके ऊपर कुछ है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वहां पर बहुत सारे चूहे होते हैं। वह एक चूहे को पकड़ लेती है और कुछ देर सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि अब उसके पास खाना है। मजबूरी में उसे चूहे को खाना पड़ता है। साथ ही उसका पानी खत्म हो चुका है, इसीलिए उसे अपना यूरिन भी पीना पड़ता है। मैलरी को नींद आ जाती है और अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा है। इसका मतलब यह है कि सिग्नल आ चुके हैं। किसी तरह से वह अपने फोन को उठाती है, पर अब फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। इससे पहले कि वह पुलिस को कॉल करती, क्रिश्चियन एक बार फिर से आ जाता है। मैलरी अपने फोन को छुपा लेती है। क्रिश्चियन उसके पास आकर उसे बताता है कि पास ही में केबिन है। वहां पर कुछ दिनों से कोई नहीं था, पर अब फैमिली वापस आ चुकी है और मैंने पूरी फैमिली को उन्हीं के केबिन में बंदी बनाकर रखा हुआ है। जिसके बाद वह अपना बैग लाता है। मैलरी के पास उसने उसके फोन को देख लिया है। वो मैलरी से फोन को छीन लेता है और अब बैग से वह एक ब्लेड निकालता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैलरी कहती है कि इस ब्लेड से दरवाजा नहीं कटेगा। दरअसल जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, मैलरी का पैर बाहर नहीं निकल सकता। वह कहता है कि यह दरवाजा काटने के लिए नहीं है, बल्कि इस ब्लेड को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगा। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम्हें अपना पैर काटना होगा, और वह ब्लेड वहां पर छोड़कर निकल जाता है। मैलरी को अच्छे से पता है कि अगर उसने अपने पैर को यहाँ से नहीं निकाला या वह गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए वह ब्लेड को उठाती है और कुछ देर सोचने के बाद वह अपने पैर को काटने की कोशिश करती है, पर मैलरी ऐसा नहीं कर पाती। इसीलिए मैलरी ब्लेड को फेंक देती है। रात होने पर मैलरी को बहुत तेज प्यास लगती है। तभी तूफानी बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसे पीने का पानी मिल जाता है। वो अपनी गाड़ी के रेडियो को ऑन करती है, जिसमें बताया जाता है कि तूफानी बारिश होने की वजह से रास्ते खराब हो चुके हैं। इसीलिए कई ड्राइवर्स को शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ रहा है। मैलरी के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। उसे पता है कि अब यहाँ से कई ड्राइवर्स आएंगे जो उसे देखकर उसकी मदद कर सकते हैं। तभी वहां पर एक गाड़ी रुकती है। मैलरी जोर जोर से चिल्लाती है। वह मदद मांगती है, पर यह क्रिश्चियन होता है। मैलरी को समझ में आ जाता है कि क्रिश्चियन वापस आया है। इसीलिए मैलरी मरे हुए चूहे के खून को अपने पैर पर लगा लेती है और मरने का नाटक करती है, ताकि क्रिश्चियन को लगे कि जब वह अपना पैर काटने की कोशिश कर रही थी तो उस दौरान दर्द से उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल क्रिश्चियन भी आज रात उसे फाइनल गुड बाय बोलने के लिए आया है। वो उसे मारना चाहता है, पर जब वह उसकी कार के पास आता है तो देखता है कि उसके पैर से खून निकल रहा है, जो कि असल में चूहे का है। पर इससे पहले कि वह कुछ ज्यादा समझ पाता, मैलरी उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। उसकी कार की चाबियां उसके हाथ लग जाती हैं, जिससे सबसे पहले वह उसकी कार के दरवाजों को लॉक कर देती है और चाबी को अंधेरे में फेंक देती है, ताकि जब भी यहाँ से कोई कार गुजरे तो बाहर उसकी कार देखकर यहाँ पर रुक जाए, जिससे मैलरी मदद मांग सके। और होता भी ऐसे ही है। कुछ देर के बाद यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है, जो कि पुलिस की गाड़ी होती है। क्रिस्टीन जल्दी से ऊपर जाता है और उसे बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। मैलरी चिल्ला रही होती है, पर यह तूफानी बारिश होती है, बिजली चमक रही होती है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर उसकी आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन मैलरी लगातार चिल्ला रही होती है, जिस दौरान पुलिस ऑफिसर को उसकी आवाज सुनाई भी देती है। वो आसपास चेक भी करना चाहता है, लेकिन क्रिस्टीन उसके सामने बेबस इंसान की तरह खड़ा होता है।
वह कहता है कि तूफान बहुत जल्दी बहुत उग्र हो जाएगा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पुलिस ऑफिसर उसकी बात मान जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से निकल जाता है। मैलरी की सारी उम्मीदें पानी में मिल जाती हैं। उसे यकीन हो चुका है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। साथ ही तेज तूफान और बारिश की वजह से लगातार ऊपर से पानी नीचे बह रहा होता है और नीचे नदी होती है जो पूरे उफान पर होती है। अब उसे समझ में आ चुका है कि अगर वह गाड़ी से बाहर नहीं निकली तो पानी के साथ बह जाएगी। वो ब्लेड से अपना पैर काटने की कोशिश करती है, पर पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उसकी गाड़ी को धकेल कर नदी तक ले आता है। जब उसकी गाड़ी ऊपर से नीचे आती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, जिस वजह से उसका पैर आज़ाद हो जाता है। वह तैरते हुए किसी तरह से नदी के किनारे आती है और एक लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलना शुरू करती है, क्योंकि उसका पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक केबिन नजर आता है और अब वह उस केबिन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। अगले पल जिस लकड़ी के सहारे वह चल रही होती है वो एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है। मैलरी की किस्मत अच्छी थी। अगर उसका पैर इस ट्रैप में फंसा होता तो वह एक बार फिर से यहाँ पर फंस जाती। हो सकता था कि उसका पैर भी टूट जाता। अब मैलरी उस केबिन तक पहुंच जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि यह वही केबिन है जिसके बारे में क्रिस्टीन ने उसे बताया था। वो विंडो के पास जाती है और छुपकर अंदर देखती है, जहां पर क्रिस्टीन उस पुलिस ऑफिसर को मार रहा होता है। उसकी आंखों के सामने वह पुलिस ऑफिसर को मार देता है। साथ ही इस केबिन में रहने वाले परिवार को भी मार चुका होता है। उनकी बेटी को उसने बंदी बनाकर रखा होता है ताकि वह उसका फायदा उठा सके। मैलरी फैसला करती है कि वह उस मासूम लड़की को जरूर बचाएगी। इसीलिए वह केबिन के अंदर जाती है, जहां पर क्रिस्टीन एक कमरे में पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहन रहा होता है ताकि वह और लोगों को अपना शिकार बना सके। मैलरी पुलिस ऑफिसर की पिस्टल को अपने पास रख लेती है और उस लड़की के पास जाती है, जहां पर वह उसके हाथ पैर खोल देती है। तभी उसे एहसास होता है कि क्रिस्टीन इसी तरफ आ रहा है। वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है और जैसे ही क्रिस्टीन कमरे के अंदर आता है वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। पर क्रिस्टीन उसके ऊपर हमला कर देता है और जब इन दोनों के बीच मुठभेड़ हो रही होती है, मैलरी उस लड़की से कहती है कि तुम भाग जाओ। वो यहाँ से निकल जाती है और मैलरी भी क्रिस्टीन को धक्का देकर ऊपर वाले फ्लोर के कमरे में छुप जाती है। क्रिस्टीन उस कमरे में आता है और देखता है कि विंडो खुली हुई है। जैसे ही वह विंडो के पास जाता है, मैलरी चुपचाप पीछे से आती है और उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देती है, जिस वजह से क्रिस्टीन का पैर बेयर ट्रैप में फंस जाता है। वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब मैलरी उस लड़की के साथ बाहर निकलती है। उसके हाथ में चाकू होता है। वह क्रिस्टीन के पास जाती है जिसका पैर टूट चुका होता है। वह दर्द से तड़प रहा होता है। मैलरी उसका चाकू उसे देती है और कहती है कि मैं तुम्हें वही मौका दे रही हूँ जो तुमने मुझे दिया था। तुमने सही कहा था, हम दोनों किस्मत से मिले थे, जिसका अंजाम तुम्हारे खात्मे से होना था। इसके बाद वह लंगड़ाते हुए उस लड़की के साथ वहां से निकल जाती है। क्रिस्टीन की चोटें बहुत गहरी होती हैं। वह दर्द से तड़प तड़प कर वहीं पर मारा जाता है। इसी के साथ ये फिल्म और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।